बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हमारा टॉपिक है कानूनी शहादत ऑर्डर 1984 और मैंने एक कम्प्रिहेंसिव लेक्चर रिकॉर्ड करने की कोशिश की है। इसका पर्पज़ ये था कि चूंकि आपके प्रोसिक्यूटर्स के इंटरव्यू स्टार्ट हो रहे हैं और उसके साथ साथ लॉ ऑफिसर्स, असिस्टेंट डायरेक्टर लॉज, एडीपीपी, लीगल इंस्पेक्टर, कोई भी लीगल फील्ड से रिलेटेड जो जॉब्स होती हैं उनका चाहे एग्ज़ाम हो और चाहे इंटरव्यू हो, तो कानूनी शहादत ऑर्डर एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें से आपसे रिटन एग्जाम में भी क्वेश्चन किए जाते हैं और इंटरव्यू में भी। अगर आपकी नेचर ऑफ जॉब सिविल मैटर से रिलेटेड है या क्रिमिनल से, जिससे भी है, कानून शहादत आपका रेलिवेंट सब्जेक्ट है। इसको आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है और मैंने इसको प्रायोरिटी में ये रखा कि हर वो क्वेश्चन आपके साथ शेयर करूं जो ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है या अमूमन जो पूछा जाता है इंटरव्यूज में, लेकिन इसके साथ साथ आपकी रिवीजन भी हो जाएगी और आपके कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। तो उससे पहले मैं थोड़ा आपको ये कह दूं कि इंटरव्यू के दौरान जो चीज़ आपने माइंड में रखनी है, आपने एक्स्ट्रा एफिशिएंट ओवर एफिशिएंट बिल्कुल नहीं होना। जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है आपने स्पेसिफिकली उसी का आंसर करना है, आपने उससे आगे कुछ नहीं बताना। और दूसरा, इसके हवाले से मैं ये बताऊंगा कि अगर आपसे वो एक सवाल करता है और उसका रेलेवेंट आर्टिकल आपको पता है तो आप श्योर हैं उसके बारे में, तो लाजमी बताना है। अगर आपको सवाल का जवाब आता है लेकिन आर्टिकल के बारे में नहीं मालूम, तो वो आपने सिर्फ जवाब कर देना है, गलत आर्टिकल नहीं बताना। तो वंस अगेन आई एम सेइंग कि आपने जो क्वेश्चन उसने आपसे पूछा है आपने सिर्फ उसी का जवाब देना है। यहाँ पे मैंने एक आर्टिकल से दो दो तीन तीन क्वेश्चन भी बनाए हैं जो पूछे जा सकते हैं। वो आपसे शेयर करने का पर्पज ये है कि ताकि आपकी इंफॉर्मेशन और नॉलेज और कंसेप्ट क्लियर हो जाए, लेकिन इंटरव्यू में आपने स्पेसिफिकली उसी क्वेश्चन को आंसर करना है जो आपसे वो पूछा गया। तो नाउ स्टार्ट्स। कानून शहादत ऑर्डर 1984, इससे पहले एविडेंस एक्ट था 1872 का। तो कानून शहादत ऑर्डर 1984 को क्यों लाया गया, इसका क्या पर्पस था, ये क्वेश्चन आपसे हो सकता है। तो योर आंसर शुड बी दैट इट हैज बीन डिस्क्राइब्ड इन द प्रेम्बल ऑफ कानूनी शहादत ऑर्डर 1934 that to amend and consolidate the evidence act according to the injunctions of Islam as laid down in Holy Quran and Sunnah। तो इसका बेसिक मकसद या पर्पज ये था कि जो हमारा एविडेंस एक्ट था उसको इस्लामी तलीमात से मुताबिकत पैदा करने के लिए हमने कानून शहादत आर्डर 1984 को बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है वो है, वेयर इज दिस लॉ कानूनी शहादत ऑर्डर अप्लाई, इसकी एप्लीकेशन कहाँ पे है, ये कहाँ पे अप्लीकेबल है। तो योर आंसर शुड बी दैट इन सिविल कोर्ट्स, क्रिमिनल कोर्ट्स, कोर्ट मार्शल्स और एनी अदर ट्रिब्यूनल और अथॉरिटी यूजिंग जुडिशियल और क्वाज़ी जुडिशियल पावर्स एंड जुरिस्डिक्शन, तो वहां पे ये कानूनी शहादत ऑर्डर अप्लाई होता है। इसी पे आपसे वो ये क्वेश्चन भी कर सकते हैं कि कहाँ पे कानूनी शहादत ऑर्डर अप्लाई नहीं होता, देन योर आंसर शुड बी ओनली योर आंसर शुड बी दैट इट डज नॉट अप्लाई इन आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स एंड फैमिली मैटर्स। आपने दोनों चीजें एक आंसर में नहीं बतानी। अगर उसने पूछा है आपसे कहाँ पे अप्लाई होता है तो फिर आपने इसकी एप्लीकेशन बतानी है। अगर उसने आपसे पूछा है कि कहाँ पे अप्लाई नहीं होता तो फिर आपने सिर्फ उसको यही जवाब देना है कि डज नॉट अप्लाई इन आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स एंड फैमिली मैटर्स। आगे इसके जो क्वेश्चन वो आपसे कर सकते हैं वो है नेचर ऑफ लॉ। तो योर आंसर शुड बी वेरी सिंपल दैट दिस इज अ प्रोसीजरल लॉ एंड इज ऑफ ऑब्जेक्टिव नेचर, और ये क्वेश्चन अमूमन एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो पूछा जा सकता है वो है हु मे टेस्टिफाई। इसमें से तीन चार क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन आपने आंसर सिर्फ उसी का करना है जो आपसे पूछा गया। अगर वो पूछते हैं हु मे टेस्टिफाई, आपने कहना है अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 3 ऑफ कानूनी शहादत ऑर्डर 1934 every person can give testimony who can understand the question and give rational answer। तो अगर वो कहता है कि अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 3 विच पर्सन इज नॉट एलिजिबल फॉर गिविंग टेस्टिमोनी, देन यू शुड आंसर दैट a person who has been convicted on the basis of perjury or giving false evidence, he is not eligible for giving testimony, or any other person who is not able to understand the questions put to him or giving rational answers। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो है वो है कि नंबर ऑफ विटनेसेस कितने होने चाहिए। तो
इसमें अगर वो आपसे पूछता है क्रिमिनल मैटर्स में नंबर ऑफ विटनेसेस कितने हैं, तो आपने फिर उस हिसाब से आंसर करना है। अगर वो सिविल का पूछता है तो उस हिसाब से करना है। अदरवाइज अगर वो जनरली पूछता है कि कितने नंबर ऑफ विटनेसेस कितने होने चाहिए किसी केस में, तो देन यू शुड रिप्लाई दैट in case of criminal matters any single person can give evidence, record testimony whether he is male or female. And if the matter relates to financial document, then there should be two male members or one male member and two females. अगर वो आपसे पूछता है कि हदूद केसेस में हमें कितने विटनेसेस चाहिए होते हैं, देन आवर आंसर शुड बी दैट in case of Zanar Zanabil Jabr, the number of witnesses is 4, and in all other Hudud cases, the number of witnesses is 2. तो आगे वो आपसे ये पूछ सकता है कि हदूद केसेस के अंदर जो विटनेस है उसके लिए कंडीशंस क्या होती हैं। द आंसर इज दैट द विटनेस मस्ट बी अ मुस्लिम, अडल्ट, मेल एंड फुलफिल द कंडीशंस ऑफ तज़किया अल शहूद। हदूद के केसेस में ये 4 कंडीशंस 5 जो हैं कि मेल हो, अडल्ट हो, मुस्लिम हो और तज़किया शहूद की जो कंडीशंस हैं उनको पूरा करता हो, ये जरूरी होती हैं। अदरवाइज हदूद केसेस में जो आपकी गवाही है वो नहीं ली जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जो एक्सपेक्टेड है कि पूछा जा सकता है, व्हाट इज प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन। तो our answer should be that privileged communication means when a person cannot be forced to disclosure of communication. अगर वो आपको कहता है कि आप explain this your answer with example, then you should say that when a communication is made between husband and wife, that falls under the definition of privileged communication, and any one of them cannot be forced to foreclosure of that communication. इसके अलावा आप ये एग्जांपल दे सकते हैं कि जो हमारी प्रोफेशनल कम्युनिकेशन होती है लायर्स और उसके क्लाइंट के दरमियान, या कोई ऑफिशियल कम्युनिकेशन जो होती है ऑफिशियल मैटर्स के बारे में, तो उसके बारे में आपको फोर्स नहीं किया जा सकता कि वो कम्युनिकेशन आप जो है वो शेयर करें। मीन टू से कि अगर कोई एक मुखबिर पुलिस को इतला देता है जिस पे पुलिस जाके कार्रवाई करती है, तो पुलिस वाले को मजबूर नहीं किया जा सकता कि वो मुखबिर का नाम अदालत के अंदर बताए। तो ये आपका आंसर होना चाहिए। अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कंप्लाइज। इस पे ये भी पूछ सकते हैं कि व्हाट इज मीनिंग बाय कंप्लाइज। ये भी पूछा जा सकता है कि क्या वेदर एन कंप्लाइज इज कॉम्पिटेंट विटनेस। तो इन दोनों सूरतों में अगर वो आपसे कंप्लाइज की डेफिनेशन पूछता है तो आपने कहना है कि एन कंप्लाइज इज एसोसिएट guilty associate and crime partner. A complice means a person who is guilty associate and crime partner. अगर वो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि whether an accomplice is competent witness, then you should say that according to Article 16 of कानून शहादत order, the an accomplice is competent witness and उस behalf पे जो accomplice है उसमें बिहाफ पे अगर कोई कन्विक्शन कर दी जाती है तो वो इलीगल नहीं होती। तो आपने इसको ये माइंड में रखना है कि आर्टिकल 16 डील करता है कंप्लाइज के बारे में। कंप्लाइज शरीकी जुर्म होता है और उसकी जो कंप्लाइज है वो कॉम्पिटेंट विटनेस है। लेकिन जो हदूद के मैटर्स हैं, हदूद के केसेस हैं, उसके अंदर कंप्लाइज की जो है ना गवाही नहीं ली जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि वेदर एनी विटनेस कैन रिफ्यूज टू गिव एनी इनक्रिमिनेटिंग क्वेश्चन, रिफ्यूज टू आंसर एनी इनक्रिमिनेटिंग क्वेश्चंस। तो आंसर ये होना चाहिए कि अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 15 ऑफ कानून शहादत ऑर्डर 1984, एनी विटनेस कैन रिफ्यूज टू गिव आंसर ऑफ ए क्वेश्चन दैट इज ऑफ incriminating nature on the ground that if he gave the answer that may criminate him. तो अगर एक गवाह से
आप विटनेस से ऐसा सवाल करते हैं जिससे उसको ये लगता है कि मैंने इसका जवाब दिया तो मैं खुद ही मुजरिम ठहरूंगा, तो इस ग्राउंड पे अगर वो सवाल उस केस से, उस मैटर से, फैक्ट एंड इश्यू से रिलेटेड है, तो फिर वो इस ग्राउंड पे रिफ्यूज नहीं कर सकता। बट अगर वो जवाब दे देता है और इंक्रिमिनेटिंग नेचर का क्वेश्चन है, वो आंसर कर देता है, तो इस बेस पे बाद में उसको कन्विक्ट या क्रिमिनल डिक्लेयर नहीं किया जा सकता, वो इसको एक्सेप्शन हासिल होती है। मीन टू से कि एक बंदे से आप विटनेस के तौर पे आया, आप उससे पूछते हैं कि जी आप बताएं कि जब ये एक्सीडेंट हुआ है और आप आ रहे तो आपने शराब तो नहीं पी हुई थी, तो ये अगर वो जवाब देता है जी मैंने शराब पी हुई है, तो उसको तो लगेगा मैं खुद एक जो है क्रिमिनल बन जाऊंगा, तो वो इस ग्राउंड पे जवाब देने से इनकार नहीं कर सकता। अगर वो उसका ये क्वेश्चन रेलिवेंट है शूट से, फैक्ट एंड इश्यू से, रेलिवेंट फैक्ट से, तो देन ही इज बाउंड टू गिव आंसर। बट उसको एक्सेप्शन है कि उसकी ऐसी किसी स्टेटमेंट की बेस पे उसको क्रिमिनल नहीं बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है कि फैक्ट और फैक्ट एंड इशू से क्या मुराद है। इस इस पे मैंने एक अलग से भी लेक्चर रिकॉर्ड किया हुआ है। जब भी कोई मैटर होता है उसमें हमने जो एविडेंस देना होता है, जिनको प्रूव हमने करना होता है, वो या तो वेदर फैक्ट एंड इशू होता है या रेलेवेंट फैक्ट होता है। इसको थोड़ा मैं एक्सप्लेन करता चला जाऊं। फैक्ट और फैक्ट एंड इशू और रेलेवेंट फैक्ट से मुराद क्या है। एक मर्डर हुआ है, ये फैक्ट एंड इशू है। जिस बंदे ने ये देखा है कि मर्डर उसकी आंखों के सामने कोई आके बंदा कर रहा है, तो ये फैक्ट एंड इशू है। लेकिन एक बंदा देखता है कि यार जहाँ पे मर्डर हुआ है उससे 2 या 4 मिनट बाद वो गली में से देखता है कि एक बंदा दौड़ता हुआ जा रहा था, हवास भागता था, उसके हाथ में पिस्टल भी थी, वो पीछे भी मुड़ मुड़ के देख रहा है, तो ये फैक्ट एंड इशू में सॉरी ये रेलिवेंट फैक्ट में आता है। थोड़ा आपको ये फर्क को मालूम होना चाहिए, फैक्ट और रेलिवेंट फैक्ट में फर्क क्या है। तो क्वेश्चन जो आपसे इंटरव्यू में होगा वो ये है कि कौन से फैक्ट हैं जिनको साबित करना जरूरी होता है। फैक्ट एंड इशू एंड रेलिवेंट फैक्ट्स, आपका आंसर होना चाहिए द फैक्ट एंड इशू एंड रेलिवेंट फैक्ट्स आर नेसेसरी टू प्रूव इन एनी केस, सूट और मैटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो इंपॉर्टेंट भी है बड़ा, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी और इंटरव्यू से, कि व्हाट इज मीन बाय प्ली ऑफ एलिबाई। तो आपका आंसर ये होना चाहिए कि अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 24 when an accused person takes a plea that when any crime is committed he was somewhere else, कि जब एक लाहौर में मिसाल के तौर पे क्राइम हुआ है और उसमें अक्यूज ये प्ली लेता है कि मैं जिस टाइम लाहौर में आप कह रहे हैं एक क्राइम कमिट हो रहा है, तो मैं उस दिन उस टाइम लाहौर नहीं था, मैं कराची था, तो ये इससे इसका मतलब वो है कि ही इज टेकिंग द प्ली ऑफ एलिबाई, और ये चीज फिर उसने ही साबित करनी है। क्योंकि क्रिमिनल मैटर्स में वैसे तो ये होता है कि प्रोसिक्यूटर ने, कंप्लेनेंट ने अपना केस साबित करना होता है। अगर अक्यूज कोई प्ली लेता है तो फिर वो बर्डन ऑफ प्रूफ उस पर शिफ्ट हो जाता है। तो प्ली ऑफ एलिबाई जब अक्यूज ये चीज लेगा ये प्ली, तो फिर उसको ये साबित भी करना होगा कि वो उस टाइम में कराची में मौजूद था जब लाहौर के अंदर कोई क्राइम कमिट हो रहा था। तो व्हाट इज मीन बाय प्ले ऑफ एलिबाई, हमारा आंसर क्या होगा। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 24 कानून शहादत आर्डर 1984 it means that an accused person was somewhere else when any crime has committed. नेक्स्ट क्वेश्चन जो अमूमन पूछा जाता है कि जो है आइडेंटिफिकेशन परेड के हवाले से, तो इसका आपको पता होना चाहिए कि आर्टिकल 22 डील्स विद आइडेंटिफिकेशन परेड, और आइडेंटिफिकेशन परेड पे ये सवाल भी पूछा जाता है कि आइडेंटिफिकेशन परेड कंडक्ट कहाँ पे होती है। आइडेंटिफिकेशन परेड इज कंडक्टेड बिफोर ए मजिस्ट्रेट। और एक और क्वेश्चन भी आइडेंटिफिकेशन परेड के हवाले से पूछा जाता है कि आइडेंटिफिकेशन परेड के दौरान अगर पर्सन को आइडेंटिफाई कर लिया गया है लेकिन उसका रोल नहीं बताया गया, तो क्या वो वैल्यूएबल है या नहीं।
तो आंसर इज व्हेन अ पर्सन इज आइडेंटिफाइज बट हिज रोल इज नॉट मेंशन्ड, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है लॉ के अंदर, कानूनी शहादत ऑर्डर के अंदर ये चीज हमें बताई गई है। अगर बंदे को आपने आइडेंटिफाई कर लिया लेकिन आप उसका रोल नहीं बता रहे उस क्राइम के अंदर, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। आइडेंटिफिकेशन परेड आर्टिकल डील्स 22 एंड इट कंडक्टेड बिफोर ए मजिस्ट्रेट, और बंदे को आइडेंटिफाई करने के साथ साथ आपने उसका रोल भी बताना है। तो ये 3-4 क्वेश्चन आइडेंटिफिकेशन परेड से पूछे जा सकते हैं। देन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज व्हाट इज मीन्ड बाय रेस जस्टाई, और विच आर्टिकल डील्स विद रेस जस्टाई। आर्टिकल 19 of कानूनी शहादत ऑर्डर deals with res gestae. Res gestae means the matter closely connected and explanatory of the main fact. Res gestae का मतलब क्या है कि मेन फैक्ट से क्लोजली कनेक्टेड कोई जो मैटर्स हैं या जो उसको एक्सप्लेन मजीद कर रहे हैं तो उसको हम रेस जस्टाई बोलते हैं। और आर्टिकल जो है 19 इसको डील करता है और ये रेलेवेंट फैक्ट में आता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है एडमिशन एंड कन्फेशन के बारे में। तो आर्टिकल 30 से ऑनवर्ड डील करते हैं एडमिशन और कन्फेशन से। तो कन्फेशन के बारे में अमूमन क्वेश्चन किए जाते हैं आपसे एग्जाम में भी और इंटरव्यू में भी। और एडमिशन का मतलब यह है कि कोई दावा जो आया है उसमें जो अलेज्ड फैक्ट है उसको अगर आप एडमिट करते हैं, दैट इज कॉल्ड एडमिशन। एंड व्हेन अ क्रिमिनल या अक्यूज्ड पर्सन, व्हेन अ अक्यूज्ड पर्सन कन्फेस ऑफ डूइंग हिज क्राइम, दैट इज कॉल्ड कन्फेशन। लेकिन कन्फेशन पे जो अमूमन क्वेश्चन होते हैं वो ये होता है कि क्या पुलिस के सामने जो कन्फेशन की गई है वो एडमिसिबल है। द आंसर इज दैट व्हेन एनी कन्फेशन इज मेड बिफोर अ पुलिस, that is not admissible, that confession has no value। और कन्फेशन पे एक और जो क्वेश्चन है वो ये है कि अगर जो अक्यूज्ड पर्सन है वो एक से ज्यादा हैं, 2, 3, 4 हो सकते हैं, तो वो क्वेश्चन आपसे ये कर सकते हैं कि अगर उन 4 लोगों में से एक बंदा ये कन्फेस करता है कि हमने सबने मिलके ये क्राइम कमिट किया है, तो वेदर वो कन्फेशन बाकियों पे अप्लाई होगी या नहीं। तो उसका आंसर ये है कि अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 43 ऑफ कानून शहादत ऑर्डर 1984, when a person confess along with other accused person, तो वो जो कन्फेशन है उसकी सिर्फ उस बंदे की हद तक एडमिसिबल है, दूसरे लोगों पे उसकी कन्फेशन जो है वो लागू नहीं की जाएगी। और पुलिस के सामने जो कन्फेशन है उसको आर्टिकल 38 डील्स करता है और उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो डाइंग डिक्लेरेशन के बारे में है। क्या डाइंग डिक्लेरेशन जो है वो एडमिसिबल है या नहीं। डाइंग डिक्लेरेशन का मतलब ये है कि एक बंदा मर रहा है और किसी को उसको चोट आई है, किसी ने उसका मर्डर कमिट किया है और उसको ऐसी चोटें आ गई हैं, तो वो अमूमन इस पोजीशन में है कि लग ये रहा है कि वो मर जाएगा। तो इस सूरत में जो वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाएगा डॉक्टर के सामने या पुलिस वालों के सामने, तो वो डायर डिक्लेरेशन के डेफिनेशन में आती है और वो एडमिसिबल फैक्ट है। और इसको आर्टिकल 46(1) ऑफ कानून शहादत ऑर्डर डील्स विद डाइंग डिक्लेरेशन एंड दैट इज एडमिसिबल फैक्ट। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो हमारा क्वेश्चन है वो है एक्सपर्ट ओपिनियन का। क्या एक्सपर्ट ओपिनियन जो है वो रेलेवेंट है या नहीं। एक्सपर्ट ओपिनियन को पहले तो आपने ये समझना कि क्या इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि कोई फ्रांजिक रिपोर्ट है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है या कोई स्किल्ड पर्सन फिंगरप्रिंट्स की कोई रिपोर्ट आती है, तो ये लोग मौके पे तो मौजूद नहीं होते यहाँ पे क्राइम कमिट हो रहा है। ये वो स्किल्ड और एक्सपर्ट पर्सन हैं जो अपनी रिपोर्ट मुरतब करते हैं, जो जो चीजें वहां से कलेक्ट की गई हैं, जो जो डेटा उनको प्रोवाइड किया गया है, उन सब का वो फ्रांजिक करके अपनी स्किल्ड के जरिए, अपनी एक्सपर्टीज के जरिए अपनी रिपोर्ट मुरतब करते हैं। तो वो क्या एडमिसिबल हैं या नहीं, रेलेवेंट हैं या नहीं। तो एक्सपर्ट ओपिनियन जो है वो रेलेवेंट है। आर्टिकल 59 ऑफ कानूनी शहादत ऑर्डर डील्स विद एक्सपर्ट ओपिनियन, और उसकी मैंने आपको एग्जांपल भी बता दी है। कोई फ्रांजिक रिपोर्ट है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, आपके फिंगरप्रिंट्स की कोई रिपोर्ट है, और ये एक्सपर्ट पर्सन ही दे सकते हैं, स्किल्ड पर्सन ही दे सकते हैं जो साइंस, आर्ट या दूसरी चीजों के बारे में वेल नोन हो। तो ये उनकी ओपिनियन होती है और दैट इज रेलेवेंट।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज कि क्या किसी बंदे का करेक्टर गुड करेक्टर और बैड करेक्टर रेलेवेंट है? तो द आंसर इज इन सिविल मैटर्स द गुड और बैड करेक्टर इज नॉट रेलेवेंट। आपका एक केस है, सूट है, मैटर है, कोर्ट के अंदर पेंडिंग है, तो उसमें अगर किसी बंदे का करेक्टर अच्छा है या बुरा है तो वो रेलेवेंट नहीं है। हाँ, ऑल दो द प्रीवियस गुड करेक्टर इज रेलेवेंट इन क्रिमिनल मैटर्स। अगर कोई क्रिमिनल नेचर का केस है और उसमें किसी बंदे का जो प्रीवियस करेक्टर है वो गुड है, उसकी रेपुटेशन अच्छी है, तो वो किसी ना किसी हद तक मैटर करती है। अदरवाइज किसी बंदे का अच्छा या बुरा होना उसके केस के अंदर मैटर नहीं करता। और सिविल केसेस में एक सूरत में करेक्टर रेलेवेंट होता है, अगर डैमेजेस का कोई केस है और जैसे डैमेजेस अफेक्ट हो रही हैं, अमाउंट जो डैमेजेस की सूरत में होनी है वो अफेक्ट हो रही है, तो उस सूरत में किसी का बैड या गुड करेक्टर जो है वो रेलेवेंट है। आर्टिकल 66 से 69 डील्स विद द टॉपिक ऑफ करेक्टर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज काइंड्स ऑफ एविडेंस। एविडेंस की कितनी किस्में हैं? देयर आर टू काइंड्स ऑफ एविडेंस, ओरल एविडेंस एंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। आप जो ज़बानी शहादत देते हैं वो उसको ओरल एविडेंस कहते हैं, जो आपकी दस्तावेजी शहादत है उसको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कहते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो इस पे किया जा सकता है कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की कितनी काइंड्स हैं, तो उसकी भी आंसर इज देयर आर टू काइंड्स ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, प्राइमरी एविडेंस एंड सेकेंडरी एविडेंस। प्राइमरी एविडेंस का मतलब है कि जो चीज़ ओरिजिनल है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की दो काइंड्स है ना, द वन इज प्राइमरी एंड सेकंड इज सेकेंडरी। तो जो डॉक्यूमेंट ओरिजिनल शेप में है, ओरिजिनल सूरत में है, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी एविडेंस। और जो उसकी कॉपीज बनाई गई हैं या उनको देख के उसकी कोई कॉपी की गई है उस डॉक्यूमेंट की, या उसको देख के कॉपी बनाई गई है, दैट इज फॉल्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ सेकेंडरी एविडेंस। और ये प्राइमरी और सेकेंडरी एविडेंस एडमिसिबल है। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन अमूमन पूछा जाता है इंटरव्यूज में कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स, तो आपने बताना है कि आर्टिकल 85 एंड 86 डील्स विद द पब्लिक एंड प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स। those documents that are relates to state matters that are called public document। वो आपका पटवारी का रिकॉर्ड हो सकता है, यूनियन काउंसिल का रिकॉर्ड हो सकता है, थाने का रिकॉर्ड हो सकता है, अदालती रिकॉर्ड हो सकता है, जो भी स्टेट के इदारे हैं, कोई किसी ऑफिसर की कैपेसिटी में कोई रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, तो स्टेट से रिलेटेड जो जो रिकॉर्ड है, डॉक्यूमेंट है, दैट इज कॉल्ड पब्लिक डॉक्यूमेंट। और दूसरे जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो प्राइवेट डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन में आते हैं। होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है कि कौन से फैक्ट्स हैं जिनको प्रूव करने की जरूरत नहीं होती, और ये एग्जाम में भी पूछा जाता है, इंटरव्यूज में भी अक्सर पूछा जाता है। फैक्ट्स नीड्स नॉट टू बी प्रूव्ड। एडमिटेड फैक्ट्स, आर्टिकल 113 डील्स विद एडमिटेड फैक्ट्स। ये वो फैक्ट हैं जिनको फिर प्रूव करने की जरूरत नहीं होती। और दूसरा वो फैक्ट्स आर्टिकल्स 111 111 डील्स विद जुडिशियल नोटिसबल फैक्ट। वो फैक्ट जिनका अदालत अपने तौर पे नोटिस ले सकती है उनको प्रूव करने की जरूरत नहीं होगी, और एडमिटेड फैक्ट्स जो हैं उनको भी प्रूव करने की जरूरत नहीं होगी। और आर्टिकल 111 और 113 डील्स विद एडमिटेड एंड जुडिशियल नोटिसेबल फैक्ट्स। व्हाट इज मीन्ड बाय एस्टॉपल? अकॉर्डिंग टू कानून शहादत आर्डर आर्टिकल 114 डील्स विद एस्टॉपल। एस्टॉपल का मतलब यह है कि एक बंदे ने प्रीवियसली कोई स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराई हुई है तो वो उस अपने बयान से मुकरेगा नहीं। एस्टॉपल जो है, ये जो आर्टिकल हमारा 114 है, उसको अपनी प्रीवियस दी हुई स्टेटमेंट से मुकरने नहीं देता। तो हमारा आंसर यही होगा कि कोई बंदा अगर उसने पहले प्रीवियसली कोई स्टेटमेंट दी हुई है, उसने कोई रिकॉर्ड बयान रिकॉर्ड करवाया हुआ है, तो वो उससे नहीं मुकर सकेगा, वो उसका बाउंड है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज बर्डन ऑफ प्रूफ। तो आर्टिकल 117 डील्स विद द बर्डन ऑफ प्रूफ। तो अगर मैटर है सिविल तो उसमें प्लेंटिफ या डिफेंडेंट कोई भी अपना गवाह ला सकता है और उसने साबित ये करवाना है कि कोर्ट उसकी फेवर में, सिविल मैटर में कोई बंदा जो ये चाह रहा है कि उसकी फेवर में जजमेंट आए, अदालत उसके हक में फैसला करे,
तो वो गवाह ला सकता है। कोई शर्त नहीं है कि प्लेंटिफ लेके आए, डिफेंडेंट लेके आए। हाँ, अलबत्ता अगर प्लेंटिफ गवाह नहीं लाता और डिफेंडेंट भी नहीं लाता तो सूट केस कौन हारेगा? प्लेंटिफ हारेगा। सिविल मैटर में क्या है, प्लेंटिफ या डिफेंडेंट कोई भी गवाह ला के अपना केस साबित करवा सकते हैं, अपनी फेवर में डिसीजन करवा सकते हैं। लेकिन प्लेंटिफ अगर गवाह नहीं पेश कर सकता और आगे डिफेंडेंट भी गवाह पेश नहीं करता तो फिर जो है प्लेंटिफ का सूट जो है खारिज कर दिया जाएगा, डिसमिस कर दिया जाएगा। जो क्रिमिनल मैटर्स हैं तो उसमें बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो हमेशा कंप्लेनेंट या प्रोसिक्यूशन पे होता है। जिसने इल्जाम लगाया है उसने ही साबित करना है क्रिमिनल मैटर्स में। लेकिन उसकी एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन ये है कि जब अक्यूज्ड पर्सन प्ली लेता है, जो जनरल एक्सेप्शंस दी गई हैं पाकिस्तान पिनल कोड के अंदर, अगर उनमें से वो कोई प्ली लेता है तो देन बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट ऑन द अक्यूज्ड पर्सन व्हेन ही टेक्स द प्ली ऑफ जनरल एक्सेप्शन डिस्क्राइब्ड इन पाकिस्तान पिनल कोड। अदरवाइज क्रिमिनल मैटर में केस साबित करना जो है वो प्रोसिक्यूशन की जिम्मेदारी है। होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। सिविल मैटर में प्लेंटिफ या डिफेंडेंट कोई भी गवाह ला के अपनी फेवर में डिसीजन करवा सकते हैं, और क्रिमिनल मैटर्स में इट इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ प्रोसिक्यूशन एंड कंप्लेनेंट only in one situation when the accused takes plea of general exceptions, then he is responsible for proving that। एक और इसकी एग्जांपल मैं दे दूं। मिसाल के तौर पे ये लैपटॉप मेरा है, मेरी ओनरशिप है। कोई बंदा जाके केस फाइल कर देता है कि ये जो है ना लैपटॉप जो है या कोई और चीज आप मिसाल ले लें कि ये इसकी मलकियत नहीं है, तो जिस बंदे ने जाके केस फाइल किया उसने साबित करना है ये मलकियत मेरी है या नहीं। क्योंकि मेरे पोजेशन में अदालत यही समझे कि मेरी मलकियत है। मैं इस चीज के लिए बाउंड नहीं हूँ कि जाके मैं कोई डॉक्यूमेंट दूं कि ये लैपटॉप जो है मेरा ही है। जो बंदा इल्जाम लगा रहा है इसकी मलकियत ने, उसी ने ही साबित करना है इस चीज को। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज हाउ एग्जामिनेशन इज रिकॉर्डेड। एग्जामिनेशन किस तरह की जाती है कोर्ट के अंदर? आर्टिकल 132 डील्स विद एग्जामिनेशन। इसकी हायरार्की सीरीज इस तरह की है कि पहले एग्जामिनेशन इन चीफ होता है, देन क्रॉस एग्जामिनेशन होता है और देन री एग्जामिनेशन होता है। तो हमारा जवाब होगा कि एग्जामिनेशन इज रिकॉर्डेड फर्स्ट इन एग्जामिनेशन इन चीफ, देन क्रॉस एग्जामिनेशन एंड लेटर ऑन री एग्जामिनेशन। आपसे अगला सवाल ये वो कर सकते हैं कि एग्जामिनेशन इन चीफ कौन करता है? जो पार्टी विटनेस को ला रही है वो जो एग्जामिनेशन करेगी, दैट इज कॉल्ड एग्जामिनेशन इन चीफ। एडवर्स पार्टी जो विटनेस से क्वेश्चन करेगी, जो उसको एग्जामिन करेगी, दैट इज कॉल्ड क्रॉस एग्जामिनेशन। और क्रॉस एग्जामिनेशन के बाद अगर कोई एम्बिग्यूटी आ जाती है, अमूमन ये कोर्ट की इजाजत से होता है, तो कॉलिंग पार्टी फिर से उस विटनेस को एग्जामिन कर सकती है, दैट इज कॉल्ड री एग्जामिनेशन। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा लीडिंग क्वेश्चन के हवाले से। अगर वो आपसे पूछता है कि व्हाट इज मीन बाय लीडिंग क्वेश्चन, तो इसकी डेफिनेशन दी गई है आर्टिकल 135 के अंदर कि लीडिंग क्वेश्चन होता है जिसमें सवाल करने वाला सजेस्ट कर रहा होता है, जो वो एक्सपेक्ट कर रहा होता है, जो वो चाहता है कि इस तरह का जवाब दिया जाए, तो वो उस तरह का क्वेश्चन करता है। और लीडिंग क्वेश्चन कॉमनली क्रॉस एग्जामिनेशन के अंदर किया जाता है। एग्जामिनेशन इन चीफ या री एग्जामिनेशन के अंदर लीडिंग क्वेश्चन की इजाजत नहीं होती। आर्टिकल 135 के अंदर इसकी डेफिनेशन है, और अदर आर्टिकल्स 136, 7 और 8 डील्स ऑल्स विद लीडिंग क्वेश्चंस। जो लीडिंग क्वेश्चन पे क्वेश्चन बन सकते हैं, 3 हो सकते हैं। लीडिंग क्वेश्चन की डेफिनेशन क्या है? leading question is leading question is when a party asking the question and suggesting answer what they want to who want that the witness say or describe or give record any statement in the court, that is called leading question। और leading question कब किया जाएगा? leading question will be asked in cross examination। क्या लीडिंग क्वेश्चन एग्जामिनेशन चीफ या री एग्जामिनेशन में अलाउ है? यस, इट इज जनरली इट इज नॉट अलाउड, बट बाय द परमिशन ऑफ कोर्ट यू कैन आस्क लीडिंग क्वेश्चन इन एग्जामिनेशन इन चीफ और री एग्जामिनेशन।
एग्जामिनेशन इन चीफ एंड री एग्जामिनेशन में कोर्ट की इजाजत से आप सवाल कर सकते हैं लीडिंग क्वेश्चन, अदरवाइज इट इज अलाउड ओनली इन क्रॉस एग्जामिनेशन। क्या आप आपसे ये सवाल किया जा सकता है कि इंसल्टिंग या अनाइंग किस्म के क्वेश्चंस अलाउड हैं? द आंसर इज दैट इंसल्टिंग एंड अनाइंग क्वेश्चंस आर नॉट will not be asked in during examination। और एक सवाल जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि क्या इंडिसेंट, अब मैं थोड़ा सा थक भी गया हूँ, इंडिसेंट एंड स्कैंडलियस नेचर के जो क्वेश्चंस होते हैं क्या उनको पूछने की इजाजत है? योर आंसर शुड बी दैट अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 146 indecent and scandalous questions are not allowed, but if those questions are relevant to suit or fact an issue, then those questions can be asked। अब आपका जवाब क्या होगा कि स्कैंडलस नेचर के या इंडिसेंट किस्म के जो क्वेश्चन है जनरली तो वो अलाउ नहीं है, लेकिन अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 146 कानून शहादत आर्डर those questions can be asked if when they are relevant in suit and are fact an issue are relevant fact। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हॉस्टाइल विटनेस क्या होता है? ये वन आर्टिकल 150 इसको डील्स करता है। हॉस्टाइल विटनेस की जो जनरल डेफिनेशन है वो ये है कि जो पार्टी विटनेस को बुला रही है, अपनी लिस्ट में दे रही है कि ये विटनेस मेरा है, तो वो उसी पार्टी के अगेंस्ट जाके कोई एविडेंस दे देता है, दैट इज कॉल्ड हॉस्टाइल विटनेस। ऐसा गवाह जो कॉलिंग पार्टी के अगेंस्ट जाएगा दैट इज कॉल्ड हॉस्टाइल विटनेस एंड आर्टिकल 150 डील्स विद हॉस्टाइल विटनेस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या विटनेस को अपनी मेमोरी रिफ्रेश करने की इजाजत दी जा सकती है? कैन अ विटनेस रिफ्रेश हिज मेमोरी? यस, द आंसर इज यस सर। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 155 एनी विटनेस कैन रिफ्रेश हिज मेमोरी। वो मेमोरी किस तरह रिफ्रेश होती है कि वो कहता है कि मैंने जब ये इंसिडेंट हुआ था वहाँ फलान डायरी के अंदर ये मैंने राइट डाउन किया था, या अमूमन जैसे पुलिस वाले होते हैं कि वो अपना डायरी लिख देते हैं, तो वो जब उनसे कोई चीज़ 3-4 महीने बाद पूछी जाती है तो डेफिनेटली इंसान के माइंड में नहीं होती, तो वो कहते हैं कि हमें मेमोरी रिफ्रेश करने की इजाज़त दी जाए, दैट इज एडमिसिबल और उसकी इजाज़त दी जा सकती है। विटनेस अपनी मेमोरी रिफ्रेश कर सकते हैं। हाँ, जब वो किसी डॉक्यूमेंट के थ्रू, रिटर्न चीज के थ्रू अपनी मेमोरी रिफ्रेश करेगा तो फिर एडवर्स पार्टी को उस डॉक्यूमेंट को देखने की इजाजत तो होती है। और आर्टिकल 155 डील्स विद रिफ्रेशिंग मेमोरी। क्या जज किसी विटनेस से या पार्टी से कुछ सवाल कर सकते हैं? यस, द आंसर इज यस सर। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 161 a judge has power to put questions from any witness or party in order to discover or to obtain proof of fact to suit। उसने सूट के वाले से उसको प्रूव करने के लिए फैक्ट इशू के वाले को प्रूव करने के लिए जज जो है वो किसी भी पार्टी, किसी भी विटनेस से सवाल कर पावर अकॉर्डिंग टू पावर टू आस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफेंस को सकते हैं ऑन ओथ किसी ऐसे को डिनाई प्लान ने किया हुआ है? यस, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 163 इफ अ प्लेंटिफ claim on oath, if a plaintiff makes any claim on oath and on the application of plaintiff, court shall order to the defendant to deny that claim on oath। किस सूरत में आप ओथ का कह सकते हैं? अगर प्लेंटिफ ने ऑन ओथ कोई क्लेम किया है तो वो दरखास्त देगा कि डिफेंडेंट जो है वो भी ऑन ओथ इसको डिनाई करे, तो कोर्ट फिर उसकी दरखास्त पे डिफेंडेंट को ऑर्डर करेगी कि ऑन ओथ वो इसको डिनाई करे। लेकिन हदूद और क्रिमिनल मैटर्स के अंदर ओथ जो है ना वो नहीं लिया जाता और वो एडमिसिबल नहीं होता। द लास्ट क्वेश्चन इज मॉडर्न डिवाइसेस हैं हमारी कि वेदर the evidence recorded through modern device is admissible? So the answer is yes sir। According to article 164 when any evidence is recorded through modern devices that is admissible।
कोर्ट उस बेस पे अपना डिसीजन भी कर सकती है, उस बेस पे कन्विक्शन जो है वो लीगल होगी। और मॉडर्न डिवाइसेस से मुराद हम सीसीटीवी फुटेजेस के जरिए, वीडियो के जरिए जो चीज़ें रिकॉर्ड होती हैं। तो आज चूंकि अब वक्त भी चेंज हो गया है, सारा क्राइम नेचर भी इसी तरह की आ गई है, तो मॉडर्न डिवाइसेस के जरिए जो एविडेंस रिकॉर्ड होगा वो एडमिसिबल है, एंड आर्टिकल 164 डील्स विद दिस। तो ये था हमारा कानून शहादत आर्डर पे एक लेक्चर। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मैं एक इसमें कोई ऐसा क्वेश्चन जो इंटरव्यू में पूछा जा सकता है उसको ना छोड़ूं। आपको सिंपल जवाब देने के बजाय थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताया ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएं। यही वो क्वेश्चन है। आप बेशक इनको मेरा लेक्चर रिकॉर्ड करते हुए इनको आप नोट डाउन कर दें, सुनते हुए नोट डाउन करें, और फिर आप उनको एक अच्छा इंग्लिश के अंदर जवाब उनका लिख के आप उसको अपना मेमोराइज कर लें। तो होप्स हो कि आई एम श्योर दैट कि इंटरव्यू के अंदर कोई भी क्वेश्चन इनसे बाहर नहीं आएगा। आपके आंसर करने का जवाब मेरे से बहुत अच्छा हो सकता है। आप इसकी रिहर्सल करें, आप इनके सवालों के जवाब देने की कोशिश करें। आप मेरे से अच्छा आंसर कर सकते हैं, लेकिन ये मेरी गारंटी है कि इंटरव्यू के अंदर आपसे कोई क्वेश्चन इनसे बाहर नहीं पूछा जाएगा। और मोस्टली मैंने ये भी कोशिश किया कि आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्लियर हो जाए। थैंक यू सो मच।